अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम वायरसेस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ए सेलुलर लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे वायरसेस का, वायरसेस क्या होते हैं, और फिर डिस्कवरी देखेंगे कि वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। वायरस Viruses are the simplest living entities, particles composed of small number of macromolecules. वायरस क्या है? सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज़ हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज़ नहीं किया, आप यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्ट्राडिक्शन है। इन्हें ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म माना भी जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं भी माना जाता, क्योंकि इसमें दोनों करेक्टर्स होती हैं। इसलिए बेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर लिविंग एंटिटीज़ और लिविंग पार्टिकल्स। ये ऐसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्टिकल्स हैं जो बहुत सिंपल टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप हमने स्टडी की थी, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इनसे मिली हुए फिर बहुत सारी आगे कम्बिनेशन वगैरह। सो वायरसेस क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कम्बिनेशन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं, एंड देन वी हैव प्रोटीन। तो प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलता है तो वायरस बन जाता है। इसकी कोई सेलुलर लाइफ नहीं होती, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वायरस, ठीक है। समटाइम ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट। कभी कभार कुछ वायरसेस के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, एंड समटाइम लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी आपको नज़र आएंगे वायरसेस में, यानी लिपिड और प्रोटीन के कम्बिनेशन को लिपोप्रोटीन बोलते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस क्या हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो टोटली अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं, यानी विदाउट होस्ट ये ना तो रेप्लिकेट कर सकते हैं और ना हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ना तो सर्वाइव कर सकते हैं और ना रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके बरक्स एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसे फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं, यानी ऐसा पैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर निकाल दे तो वहाँ पर भी वो अपनी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ या सारी लिविंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। सो वायरसेस क्या हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, अंदर अपनी लिविंग नेचर शो करते हैं। दे कैन इन्फेक्ट एंड पैरासिटाइज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। वायरसेस क्या हैं? ये सभी टाइप की फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट हैं, इन्फेक्शन काज करेंगे, और ये सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म पर इन्फेक्शन काज करते हैं इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, ये बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाई गई है माजी से लेकर आज तक के वायरसेस क्या हैं, लिविंग हैं, नॉन लिविंग है। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हें बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करार दिया बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टर्स भी रखते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी करेक्टर रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं इनके अंदर? दे पोजेस डीएनए और आरएनए। इनमें डीएनए और आरएनए होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। सो मैं कह सकता हूँ दे पोजेस न्यूक्लिक एसिड, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टर है। दे हैव एबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखते हैं, यानी रेप्लिकेट करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टर है। दे कैन कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टर है। दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जाहिर बात है डीएनए या आरएनए होता है तो इनमें म्यूटेशन भी होती है डीएनए में, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टर है। इसके अलावा नॉन लिविंग करेक्टर्स इनमें क्या हैं वो देखते हैं। दे आर सब सेलुलर, ये सेलुलर लाइफ से नीचे वाली लाइफ है, और हम मानते हैं कि स्मॉलेस्ट लाइफ एग्जिस्टेंस इज सेलुलर लाइफ। सिंगल सेल कम से कम जो है वो स्मॉलेस्ट लाइफ है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। सो ये सब सेलुलर हैं, ये सेल नहीं हैं, या नॉन सेलुलर भी आप इसे कह सकते हैं, या ए सेलुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये नॉन लिविंग करेक्टर इनके अंदर प्रेजेंट है। दे डू नॉट रिस्पायर और एक्सक्रीट, ये रिस्पायरेशन नहीं करते, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनर्जी नहीं जनरेट हो रही, एक्सक्रीशन नहीं करते। सो ये नॉन लिविंग करेक्टर है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, जैसे कि साल्ट और शुगर के क्रिस्टल आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से ये भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं डिस्कवरी की तरफ। टोबैको मोज़ेक डिजीज़।
टोबैको मोज़ेक डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो तंबाकू के पौधों के अंदर काज होती है, टोबैको के पौधों के अंदर काज होती है। और इसमें क्या होता है कि टोबैको के जो पत्ते हैं उनके ऊपर स्पॉट से, धब्बे से, मोज़ेक से पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से टोबैको के प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, इसी वजह से इस डिज़ीज़ को टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ कहा जाता है। ये डिज़ीज़ काज होती है वायरस की वजह से, लेकिन इसके एजेंट को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने हिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। यानी वायरसेस तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये डिज़ीज़ किसी वायरस की वजह से काज हो रही है। सो देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ वायरस कैसे हुई। 1838 के अंदर एडोल्फ मेयर नामी साइंटिस्ट, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने डिस्कवर किया कि वो टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? जस्ट बाय रबिंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिजीज़ प्लांट। यानी डिजीज़ प्लांट से जिसे टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ हुई है उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करता है सैप को, यानी उसके पत्तों को क्रश करता है और उनका रस निकालता है, सैप निकालता है, और फिर उस सैप को दूसरे पौधों, हेल्दी पौधों के ऊपर रब करता है और देखता है कि हेल्दी पौधों के अंदर भी वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, सो इस डिस्कवरी से उसने क्या कंक्लूड किया, दैट दिस डिजीज़ कॉज्ड बाय अनयूजुअल बैक्टीरिया, जो कि इनविजिबल है अंडर माइक्रोस्कोप। यानी ये जो डिज़ीज़ इस तरीके से काज हो रही है, ये कोई अनयूजुअल बैक्टीरिया की वजह से काज हो रही है। अनयूजुअल बैक्टीरिया उसने इसलिए कहा कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर ये बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उस टाइम पे लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, जिसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि इतने छोटे स्मॉल एंटिटी को देख सके, इसलिए उसने कहा कि ये कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र नहीं आ रहा। फिर इसके काम को इवानोस्काई, जो कि रशियन बायोलॉजिस्ट था, उसने आगे बढ़ाया। उसने क्या किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया, आगे लेकर गया। उसने ऐसा किया कि टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ पौधों से एक्सट्रैक्ट किया सैप को, सैप यानी रस को निकाला, और उस सैप को फिर पोर्सिलीन फ़िल्टर से पास किया। पोर्सिलीन फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, यानी इसके बहुत स्मॉल होल्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया नहीं पास हो सकता और बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है। सो इसने पोर्सिलीन फ़िल्टर से पास किया सैप को, तो अब उस सैप को रब किया हेल्दी पौधे के ऊपर, हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर। अब होना ये चाहिए था कि हेल्दी प्लांट को हेल्दी रहना चाहिए था, क्योंकि अगर ये डिज़ीज़ बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो बैक्टीरिया तो ट्रैप हो चुका है फ़िल्टर के अंदर। बट क्या हुआ कि वो जो हेल्दी प्लांट था उसके अंदर डिज़ीज़ शो हो गई। ठीक है, उस प्लांट के अंदर डिज़ीज़ शो हो गई और सेम टाइप की डिजीज़ थी। सो इससे उसने क्या कंक्लूड किया कि बैक्टीरिया आर स्मॉल इनफ टू पास फिल्टर, कि या तो बैक्टीरिया बहुत छोटा है कि वो फिल्टर से पास हो गया, या फिर बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन विच मेक इन्फेक्शन, या फिर बैक्टीरिया ऐसा कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इन्फेक्शन को काज कर रहा है, यानी कोई पॉइजन या टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया, जो कि फिर फर्दर इन्फेक्शन काज कर रहा है। अब इवानोस्काई के काम को आगे बढ़ाया मार्टिनस बीजरनेक ने, और इवानोस्काई के दोनों कंक्लूजन को इसने गलत साबित कर दिया। कैसे साबित किया? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये जो सेकंड कंक्लूजन था इवानोस्काई के एक्सपेरिमेंट का कि ये डिज़ीज़ टॉक्सिन की वजह से हो रही है, इसको कैसे गलत करार दिया बीजरनेक ने, कि उसने जो सैप है उसे एक प्लांट से दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, बहुत सारे पौधों के ऊपर रब करना शुरू किया। उससे फिर नेक्स्ट पौधे से एक्सट्रैक्ट करता था, फिर नेक्स्ट पौधे में रब करता था, फिर नेक्स्ट पौधे से एक्सट्रैक्ट करता था, फिर नेक्स्ट पौधे के अंदर रब करता था। तो और साथ साथ वो देखता गया कि हर पौधे के अंदर सेम नोयत की डिज़ीज़ काज हो रही है। ठीक है, जबकि अगर ये डिज़ीज़ टॉक्सिन की वजह से काज हो रही होती, तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाते नेक्स्ट पौधों के अंदर, तो टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए थी, नेक्स्ट प्लांट के अंदर डिजीज़ कम होनी चाहिए थी। बट इसके बरक्स हुआ क्या कि हर प्लांट के अंदर सेम नोयत की डिज़ीज़ काज हो रही है। सो उसने क्या कंक्लूड किया कि ये जो डिज़ीज़ काज हो रही है ये टॉक्सिन की वजह से काज नहीं हो रही, यानी ये जो इन्फेक्शियस एजेंट फिल्ट्रेट के अंदर है ये रेप्लिकेट कर सकता है, यानी ये टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि टॉक्सिन तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बल्कि बट ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है ये रेप्लिकेट कर सकता है, यानी ये सेम टाइप की, सेम नोयत की डिज़ीज़ हर बार काज कर रहा है, उसी मकदार में, उसी क्वांटिटी में डिज़ीज़ काज कर रहा है। सो ये रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखता है। सो ये टॉक्सिन तो नहीं है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी कि
बैक्टीरिया वर स्मॉल इनफ टू पास द फिल्टर, यानी बैक्टीरिया इतना छोटा है कि फ़िल्टर को पास कर सकता है। इस लाइन को उसने कैसे गलत साबित किया, उसने जो सेब के अंदर इन्फेक्शंस एजेंट हैं उनको न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करने की कोशिश की, और न्यूट्रिएंट मीडिया पर बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और कॉलोनीज़ देता है, जबकि वो सेब के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसने ग्रोथ नहीं दी, कॉलोनीज़ नहीं दी। सो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो एजेंट है इट रेप्लिकेट ओनली विद इन द होस्ट, यानी ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकता है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट मीडिया पर हम इसे ग्रोथ नहीं करवा सकते। सो ये बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करता है न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर। और हैंस बीजरनेक कंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस, बीजरनेक ने फिर वायरस का कॉन्सेप्ट दिया कि ये कोई ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखता है, बट ये रेप्लिकेट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कर सकता है। सो इस तरीके से वायरस का कॉन्सेप्ट पहली बार एराइज हुआ। फिर 1935 के अंदर स्टैनले साइंटिस्ट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज का मतलब यह है कि बहुत सारे वायरसेस को इकट्ठा किया, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में लेके आया, जैसे साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टलाइज का फ़ायदा क्या होता है कि क्रिस्टल्स के अंदर सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों की तादाद में वायरसेस होते हैं। अब उसको हम अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं कि वो एंटिटीज़, वो क्रिस्टल किस चीज़ से मिलकर बने हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। सो क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है, और इसके ज़रिए उसने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो वायरसेस हैं ये डीएनए और प्रोटीन का कम्बिनेशन होते हैं, यानी ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं। फिर उसके बाद इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फिर वायरसेस को देखा भी जाने लगा। सो ये एक सफ़र था जिसके ज़रिए वायरसेस को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।